Good morning, friends. Today we will discuss the current affairs, especially बीपीएससी oriented. और ये करंट अफेयर्स विजन आईएएस का है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग को ये बता दें कि वी विल थैंक टू विजन आईएएस दैट हम लोग के पास ये पहुंच जाता है और इसे हम समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 3 अगस्त का करंट अफेयर्स है। The era of directed energy weapons. Recently, significant investment have been made by India in the field of DEWs. कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में भारत सरकार ने अभी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जो है उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। एंड DEWs आर अरेंज्ड weapons that use concentrated energy from electromagnetic or particle technology rather than kinetic energy or degraded to degrade or destroy the targets. अब बात ये आती है कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये बेसिकली 4 टाइप्स के हैं। हाई एनर्जी लेसर्स, हाई हाई पावर माइक्रोवेव्स, मिलीमीटर वेव्स एंड पार्टिकल बीम वेपन्स। अब बात ये आती है कि इनका इस्तेमाल क्या है। तो पहले का यूज़ हाईली कंसनट्रेटेड लाइट टू डिस्ट्रॉय टारगेट्स। दूसरा, emit high frequency of electromagnetic waves to damage electronic system and incapacitate personnel. तीसरा जो है मिलीमीटर वेव्स, यूज वेवलेंथ्स बिटवीन 1 to 10 millimeters. एप्लीकेशन इंक्लूड्स नॉन लिथल मिलिट्री एप्लीकेशन, क्राउड कंट्रोल। एंड चौथा जो है यूज एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स टू इन्फ्लिक्ट डैमेज। ये कहने का मतलब ये है कि एज पर द सिचुएशंस जो है ये उसको इस्तेमाल किया जाएगा ताकि चीज़ों को कंट्रोल में लिया जा सके। दूसरा, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे है। तो इसका एप्लीकेशन जो है मिलिट्री डिफेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आपको लॉ एंड इन्फोर्समेंट, जो बॉर्डर्स पर जो सिचुएशंस क्रिएट होते हैं जैसे नॉन लिथल DEWs जो है उस समय कंट्रोल किया जा सकता है क्राउड वगैरह को। उसके बाद स्पेस ऑपरेशन टू प्रोटेक्ट सैटेलाइट्स एंड डेब्रिज एंड एंटी सैटेलाइट्स वेपन्स, इन सब के लिए भी कंट्रोल किया जा सकता है। नाउ कमिंग टू द एडवांटेज क्या है इसका। तो एडवांटेज आपको कम्प्लीमेंट्री टू कन्वेंशनल वेपन्स है। कन्वेंशनल वेपन्स कहने का मतलब कि जैसे पहले चाकू, बंदूक और इस टाइप के औजार होता था, तो उससे उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा कहीं ना कहीं इसको साथ दे करके। क्योंकि अभी आप लोग जान रहे होंगे कि जो सिचुएशन है और वार्स है वो हाइब्रिड हो गया है। तो एज पर द सिचुएशन ओनली दिस थिंग्स इज बीइंग ब्रॉट। नाउ इसका चैलेंज क्या क्या है। इसका लॉजिस्टिक में भी इस्तेमाल है। फिर इसके बाद लॉजिस्टिक डिमांड, अदर एडवांटेज ऑल्सो। चैलेंजेस ये है लेस इफेक्टिव फॉर फार्दर डिस्टेंस, डेफिनेटली। जिस तरीके से ये बताया गया है ऑलरेडी हम लोगों ने देखा 4 टाइप का, तो ये फर्दर बहुत ज़्यादा दूर तक वार नहीं कर सकता है। स्टेप्स टेकन बाय इंडिया तो डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन, मतलब दुर्गा 2 प्रोजेक्ट हो रहा इनिशिएट किया गया है जो कि 100 किलोवाट लाइट वेट का DU है। 2 किलोवाट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स सिस्टम ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा। ये याद रखिएगा, कहीं पूछा जा सकता है दुर्गा 2 प्रोजेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो DU से। लेसर साइंस टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ पर है, ये लेबोरेटरी ऑफ DRDO। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नीति आयोग के जो पब्लिश्ड रिपोर्ट है। तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सीवीड वैल्यू चेन, ये काफ़ी अच्छा, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी जनरेशन एंड एट द सेम टाइम जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसके इस्तेमाल के बारे में बताया गया है कि सीवीड्स आर न्यूमरस टाइप्स of marine plants and macroalgae that thrives in river, lakes and other bodies of water. Cultivation of seaweeds are a part of aquaculture, fishing and aquaculture sector size contributes 1.5%। मतलब इंडिया का 1.5% जो है वो ये आपको कंट्रीब्यूट करता है फिशिंग और एक्वाकल्चर।
इसका इकोनॉमिक वैल्यू है फूड एंड फार्मास्यूटिकल्स में, इन्वायरमेंटल वैल्यू है कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन में, और आपको क्लाइमेट रिजिलियंस में। न्यूट्रिशन में भी फ़ायदा है क्या कि इसमें विटामिन A, B1 और B12 पाया जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि क्या, जैसे हम आपको बता दें कि ये BPSC ओरिएंटेड करंट अफेयर्स का हमने ये सीरीज वो इनिशिएट किया है ताकि BPSC में भी इसका मदद लिया जा सके। अब एक चीज़ सोचिए कि बिहार में फ्लड रीजन्स रहता है और दूसरे साइड चौर और ताल का रीजन रहता है, तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्दो ये याद रखिए कि मैरीन प्लांट्स एंड मैक्रो एल्गाई प्लांट्स, तो जो हमारे पास झील और इस टाइप के जो हम लोग चौर मन वगैरह इस्तेमाल करते हैं बिहार में है, उसको कहीं ना कहीं एक्वाकल्चर के रूप में और फिशिंग के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका चैलेंजेस क्या है, तो लैक ऑफ कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड्स एंड इकोलॉजिकल कंसर्न्स, ये इसका अभी चैलेंज आ रहा है जिसकी समाधान हो सकती है। अब स्टेप्स क्या क्या लिए जा चुके हैं ऑलरेडी, तो PM मत्स्य संपदा योजना है, आपको टारगेट 1 मिलियन टन ऑफ सीवीड प्रोडक्शन पर ईयर बाय 2025। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर V.K. सारस्वत, नीति आयोग टू रिव्यू द ड्राफ्ट पॉलिसी ऑफ सीवीड वैल्यू चेन। उसके बाद ऑफशोर कल्टीवेशन के बारे में बताया गया। और देखिए अभी एक इंस्टीट्यूट भी खोला गया है, आपको पता होगा कि मद्रास इंजीनियरिंग IIT में ओशियन टेक्नोलॉजी करके, एक ओशियन इंजीनियरिंग करके नई सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका रिलेशन है इस जगह से है। अंडमान रीजन में ऑफशोर कल्टीवेशन को इनिशिएट किया गया है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ GIS बेस्ड पोर्टल, मतलब कि GIS से जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है लोकेशंस का, और ईजिली इसको डेवलप किया जा सकता है अक्रॉस द नेशंस वेयरएवर देयर इज द पॉसिबिलिटी। नाउ कम्स रिकमेंडेशन किस किस टाइप के हुए हैं, तो रेगुलेटरी एंड गवर्नेंस में, तो फॉर्मिंग नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एंड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फॉर सीवीड्स। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, क्रॉप इंश्योरेंस, मोबिलाइजेशन ऑफ फार्मर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस सीड बैंक्स में डेवलप किए जाएंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और रिलेटेड टू FDI है, जिसके बारे में रिसेंटली आपको पता होगा कि बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये मत रहा है कि कहीं ना कहीं दिस विल बेनिफिट, कि FDI फ्रॉम चाइना कुड बूस्ट इंडियाज एक्सपोर्ट्स, ये इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है, जिसका आपने अगर कल का इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा होगा तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने भी, इंडिया के इकोनॉमिस्ट ने इसको सपोर्ट किए हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 suggested that the foreign FDI from China could leveraged to benefit from China's +1 strategy। अब ये चाइना का +1 स्ट्रेटजी क्या है, तो इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिव इन चाइना coupling their investments with the second facility generally in another Asian economy। मतलब कि जो इनका इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटीज़ है उसको ये लोग जोड़ रहे हैं, कहाँ से, तो इन्वेस्टमेंट विद द सेकेंड फैसिलिटी जनरली इन अनदर एशियन इकोनॉमी, जो एशिया के अलग अलग कंट्रीज़ की इकोनॉमी है उसके साथ टाई अप कर रहे हैं। इट वॉज ड्राइवन बाई डिस्ट्रप्शन ड्यू टू चाइना जीरो कोविड पॉलिसी और ग्रोइंग टेंशन बिटवीन US एंड चाइना, राइजिंग लेबर कॉस्ट इन चाइना। चाइना में अभी लेबर कॉस्ट बढ़ गया था और इसलिए इसको मतलब अभी कुछ देर के लिए रोका गया था, क्योंकि चाइना का जीरो कोविड पॉलिसी भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड चाइना को बहुत ज़्यादा घाटा किया था इकोनॉमिकली एंड इवन बाई ह्यूमन डिजास्टर के भी रूप में देखा जा सकता है। और दूसरा कि US और चाइना के साथ जो इकोनॉमिक वार होता रहता है सॉफ्टली, वो भी एक कहीं ना कहीं चैलेंज था। बेनिफिट्स किसको किसको मिल रहा है ज़्यादा, तो मैक्सिको, वियतनाम और कोरिया। डेफिनेटली आप जानते होंगे कि ये जो ताइवान, वियतनाम, कोरिया, ये सब उसके नज़दीक में है, और जो मैक्सिको है वो चाइना से थोड़ा दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है कहीं ना कहीं US के ट्रेड को डाइवर्शन फ्रॉम चाइना व डायरेक्ट बेनिफिशरी ऑफ US ट्रेड डाइवर्सन फ्रॉम चाइना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इंडिया कुड कैपिटलाइज दिस स्ट्रेटजी बाई आइदर इंटीग्रेटिंग इनटू चाइना सप्लाई चेन और इंकरेजिंग चाइनीज FDI
with latter being more advantageous। तो ये हमारा मतलब कि रिसेंट का इकोनॉमिक ट्रेड का सिचुएशंस बताया जा रहा है। इसमें साथ में ट्रेड डिफिसिट की भी बात की गई है कि ड्यू टू द ग्रोइंग ट्रेड डिफिसिट विद चाइना इट इज़ मोर इफेक्टिव टू हैव चाइनीज कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट देन इम्पोर्टिंग चाइनीज गुड्स टू री एक्सपोर्ट विद लिटिल वैल्यू। आप समझ रहे होंगे कि हमारा जो ट्रेड है वो उसमें हम चाइना के साथ घाटे में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एफडीआई चाइनीज़ कंपनी का लाएंगे तो हम लोग वहाँ से कम वस्तु का खरीद कर सकते हैं। तो जब कम वस्तु खरीदेंगे तो हमें कम पैसे देने पड़ेंगे, तो समवेयर जो ट्रेड डिफिसिट का गैप है वो कम होगा और हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा ना। जब अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मैनी करेंट बेनिफिशरीज हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड एफडीआई इनफ्लोज फ्रॉम चाइना। अभी हमारा कुछ बढ़ा है, पहले से अच्छा हुआ है। आप ये जानते हैं कि हमारा चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहता है, सिक्योरिटी रिस्क रहता है, और चाइना के साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ ऑल वेदर फ्रेंड का रिलेशन निभाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कि 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट्स को पास किया गया है और इसकी लेंथ कितनी है 936 किलोमीटर्स। कैपिटल के कॉस्ट कितने अप्रूव किए गए हैं तो 50,655 करोड़ रुपीस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कॉरिडोर्स हाईवेज डेवलपमेंट इन इंडिया, तो ये इट हैज़ बिन कॉरिडोर बेस्ड अप्रोच। किन किन कौन कौन से अप्रोच है, तो कॉरिडोर बेस्ड अप्रोच में क्या किया गया है, इट हैज़ लेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ 50,000 किलोमीटर ऑफ हाई स्पीड हाईवे कॉरिडोर्स बेस्ड ऑन GSTN एंड टोल डाटा। तो ये इसका वो है। लेकिन यहाँ पर जो बीपीएससी पूछती है, बेसिकली बीपीएससी आपको ये चीज़ें पूछेगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट इनिशिएट हुए हैं। तो ये हम लोग की प्रोजेक्ट्स देखते हैं, आगरा टू ग्वालियर, खड़गपुर टू मारमागो, मोरेगांव ग्राम, और थराद टू अहमदाबाद, और उसके बाद अयोध्या रिंग रोड, रायपुर रांची, कानपुर रिंग रोड, गुवाहाटी रिंग रोड और नासिक रिंग रोड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इसका हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कौन से मोड में ये जो पीपीपी मॉडल है, तो कौन से मोड में इसका वो बनता है। तो बॉट का क्या होता है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, हम का होता है हाइब्रिड इनोवेटिव मॉडल, और ईपीसी का मतलब होता है इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये चीज़ को आप याद रख लेना है। अब दूसरी चीज़ इसमें ये देखना है कि ये जो लॉजिस्टिक एफिशिएंसी है वो कहाँ पर हो रहा है, तो आगरा ग्वालियर कॉरिडोर में। उसके बाद टूरिज्म को कहाँ बूस्ट किया जा रहा है, तो थराद अहमदाबाद कॉरिडोर में। उसके बाद राजस्थान का जो मेहरनगढ़ है और दिलवारा टेम्पल है। उसके बाद गुजरात का रानी की वाव, आम्बजी टेम्पल एक्सेट्रा। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि जो आरबीआई है वो रिवाइज किया है अपना नॉन परफॉर्मिंग असेट को। तो देखिए इसमें बेसिकली बीपीएससी में इतना पूछेगा आपको कि एनपीए होता क्या है, तो ये नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद दिस न्यू नॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन टू अर्बन स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स will bring uniformity in the treatment of bad and doubtful debt reserve। तो BDDR किस चीज़ से रिलेटेड है ये पूछा जाता है, फिर पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको इशूज़ क्या क्या भी है जो बैंकिंग सिस्टम के साथ चल रहा है, तो ये पूछा जाता है। तो इशूज़ में हम लोग देखते हैं तो रीजनल डिस्पैरिटी, ऑलमोस्ट 82% ऑफ द टोटल UCVs अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड 90% of the all branches of UCB are concentrated in western and southern regions of the country। 82% सोचिए टू 90% कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, वेस्टर्न एंड साउथर्न रीजन। तो आप ये भी शो कर सकते हैं कि जब आप बीपीएससी में एक्चुअली बैंकिंग पर एक क्वेश्चंस या तो आपको मेंस में या तो प्रीलिम्स में ज़रूर पूछा रहता है। तो ये आप लिखने में आपको सहूलियत होगा जब आप इस चीज़ को जानेंगे कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड है और किस टाइप का, क्यों ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी है एमंग द नॉर्थर्न स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक बिहार। दूसरा चीज़ यहाँ पर आप ये देख सकते हैं
कि ड्यूअल रेगुलेशंस, मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ आर ओवरसीन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड while बैंकिंग एक्टिविटीज़ आर regulated and supervised by RBI, NABARD etc. तो अब ये चीज़ को आपको पता कर देखना है, आपको ये उत्तर लिखने में कहीं ना कहीं मदद करेगा। अर्बन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर UCB, तो नेशनल फेडरेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड, तो ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सारे चीज़ों को जो यूनियन कोऑपरेटिव बैंक्स है उसको देखता है। नाउ हम लोग दूसरा जो ये करंट अफेयर्स का 3 अगस्त का जो चीज़ है उसको देखते हैं कि 52 आउट ऑफ 53 टॉप इंडियन ऐप्स यूज डार्क पैटर्न्स टू डिसीव यूजर्स, ASCI रिपोर्ट। तो देखिए ये उतना जो है BPSC के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये BPSC इन सब टाइप के जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछता है। नाउ ये क्वेश्चन BPSC पूछ सकती है अब, क्योंकि ये अभी रिसेंटली BPSC ने साइंस एंड टेक का जो इम्पोर्टेंस है थोड़ा बढ़ाया है। एक्सियोम मिशन 4 AX-4, तो ये इंडिया सेलेक्टेड शुभांशु शुक्ला एंड प्रशांत बालाकृष्ण नायर ग्रुप कैप्टन इन AIF फॉर एक्सियोम 4 मिशन। ये जरूर आने के लिए आ सकता है, याद रखिए ये BPSC क्वेश्चन पूछ सकती है कि कौन कौन लोग जो हैं वो स्पेस में जा रहे हैं। तो शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालाकृष्ण नायर एक किसके थ्रू जा रहे हैं, तो एक्सियोम 4 मिशन के थ्रू, और इनकी ट्रेनिंग कहाँ हो रहा है, US में, और ये ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम के तहत जाएंगे। और इट इज़ द 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन ऑफ नासा एंड अ प्राइवेट US कंपनी एक्सियोम स्पेस। तो ये बात आपको जानना चाहिए, यू शुड नोट डाउन, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर BPSC एग्जामिनेशन। इसमें पूछा जा सकता है एक्चुअली नाम कि दो कौन से कैंडिडेट हैं, ये कंपनी किसकी है, एक्सियोम स्पेस, और उसके बाद इट इज़ एक्सपेक्टेड टू डॉक विथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर 14 days, और लॉन्च प्रोवाइडर कहाँ होगा, एक्सियोम स्पेस हैज़ कंट्रैक्टेड स्पेस एक्स एज लॉन्च प्रोवाइडर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है BPSC के लिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, आपको जो ये ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन है गेन, बस इसको आप जानिए, यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत कम संभावना है। आगे हम लोग मूव करते हैं, तो सारा कुछ एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस कम आने की चांसेस है, और ये क्वेश्चंस आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, रिसेंटली न्यू स्पीसीज ऑफ लोकल फिश हैज़ बीन फाउंड इन सोनार गेना नाकामा चाइबोल केव्स, मेघालय, साउथ गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं आएगा, इस चीज़ को जानिए। बस ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कहाँ पर न्यू स्पीसीज का एक फ़िश पाया गया है जिसका नाम है लोच फिश, स्पीसीज ऑफ लोच फिश एस्चिस्टूरा सोनारेन जेनेसिस, ये करके ऐसे पूछा जा सकता है। और ये इसका लोकेशन क्या है, तो जैंतिया एंड खासी हिल्स, ये पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पूछा जाएगा। नाउ वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स पूछा जा सकता है कि WTO ने अभी अपना रिसेंटली जो ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2023 का वो किया है, उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि हाईलाइट्स द स्टैटिस्टिक्स ऑन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, द टॉप 5 एक्सपोर्टर्स आर EU, यूरोपियन यूनियन, US, ब्राज़ील, चाइना एंड कनाडा। देखिए ये एक हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें अपनी प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वी आर एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस नेशन, और हमारा प्राइमरी ये कह सकते हैं कि प्रोफेशन है, उसके बावजूद भी हम लोग टॉप 5 में नहीं आए हैं। तो ये हमारे लिए एक मतलब कि चैलेंज का विषय है जिस पर सोचना चाहिए। हम लोग 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में। नाउ ये क्वेश्चन BPSC में आ सकता है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं फास्टैग का, तो फास्टैग में ये याद रखना है कि रैपिड रेडियो फ्रिक्वेंसी
आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका एक्चुअली फुल फॉर्म एक बार पूछ लिया था, और ये कौन से वेव पे काम करता है ये बीपीएससी ने पूछ चुका है। तो ये आप याद रखिएगा। फास्टैग किसका प्रोग्राम है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे NHAI है। तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीपीएससी में। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स भी पूछा जा सकता है, ये इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये ग्रीन बॉन्ड्स आर यूज्ड फॉर फाइनेंस द रेजिलियंस ऑफ एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट्स, और इसका यूनियन बजट 22-23 में मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया गया था। नाउ हम लोग देखते हैं लास्ट जो है पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़। तो पर्सनालिटी में क्या है, पिंगलाई वेंकैया, तो ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जस्ट हम लोग देख लेते हैं ये कहाँ पर के रहने वाले हैं, तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के। 1876 से 1963 इनकी जो है लाइफ स्पैन रहा। बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया था 2 अगस्त को, और इनका जन्म हुआ है 1876 में। गांधीयन प्रिंसिपल्स के नेशनल फ्रीडम फाइटर थे, और इन्होंने नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया था, डिज़ाइन इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन रिक्वेस्ट ऑफ महात्मा गांधी। उसके बाद सर्व्ड एज ए सोल्जर इन ब्रिटिश आर्मी इन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग एंग्लो बोर वार इन अफ्रीका। पार्टिसिपेटेड इन स्वदेशी आंदोलन अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। इनका लिटरेरी वर्क क्या है, भारत देश ने की, ओका जनजातीय पथकम, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। इनका मतलब कि अब एथिक्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि किस किस चीज़ पर के वैल्यूज़ पर ये काम किए, करेज, नेशनलिज्म एंड पैट्रियटिज्म। तो दिस वर द न्यूज़ फ्रॉम द डे विच वर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस ओरिएंटेड एग्जामिनेशन। एंड ये सीरीज से मैं आपको अब क्वेश्चंस मतलब कि डेली करंट अफेयर्स आपको आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग विजडम ट्री, और काइंडली विजडम ट्री को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली का करंट अफेयर्स सब मिल सके। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।